मैम, एलर्जी एक फैक्टर है जो ट्रिगर करता है पेशेंट को अस्थमा की तरफ। अस्थमा डिजीज तब बनती है जब आपको पता ही नहीं चल रहा आप किन चीज़ों से एलर्जिक हैं। जो बेसिक चीज़ है हमें पहले पता होना चाहिए एलर्जी के बारे में, हमें वो पता होगा तो हम अस्थमा को डील कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी चंगीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। Keeping this hope alive, let's welcome Dr. Ankit Bhardwaj, who's a renowned pulmonologist, general physician, famous among the people of Delhi NCR. So Dr. Ankit, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। डॉक्टर अंकित, आज हम लाइव है और आपके माध्यम से हम आज बात करेंगे एक आम बीमारी के बारे में। जो बीमारी आम तो बहुत है लेकिन गंभीर भी बहुत है, और देखा जाए हमारे देश में हर दूसरे घर में एक मेंबर इस बीमारी से, इस एलर्जी से, इस अस्थमा से, इस ब्रोंकियल अस्थमा से सफ़र कर रहा होता है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एलर्जी क्या होती है? मैम, बेसिकली जो एलर्जी है वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, क्योंकि जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं या नॉर्मल जो लोग हैं उनको ये भी नहीं पता कि हम किसी चीज़ से एलर्जिक हैं, क्योंकि दे डोंट नो कि कितनी ज़्यादा एलर्जी ब्रॉड टर्म की तरह फैली हुई है। जैसे सीजनल वेरिएशन है, जैसे लोगों को विंटर्स में, समर्स में इशू होते हैं, डस्ट है उससे इशू हो जाते हैं, और फूड पार्टिकल्स हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आपकी फेवरेट है, क्या पता आप उससे एलर्जिक हो। और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, जैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया है दिल्ली एनसीआर में कैट और डॉग्स को रखना, उससे भी लोग एलर्जिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो हमें ट्रिगर करती है। जब तक हमें वो ट्रिगर फैक्टर पता नहीं चलेगा, हमें खुद भी पता नहीं चलेगा हम एलर्जिक हैं या नहीं है। राइट। तो डॉक्टर अंकित, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि एलर्जी और अस्थमा जो साथ साथ चलते हैं, हाउ यू डिफरेंशिएट इट? क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम, एलर्जी एक फैक्टर है जो ट्रिगर करता है पेशेंट को अस्थमा की तरफ। अस्थमा डिजीज तब बनती है जब आपको पता ही नहीं चल रहा आप किन चीज़ों से एलर्जिक हैं, आप प्रिवेंशन कर ही नहीं रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे चीज़ें अडहेर होती हैं लंग्स के अंदर, इनहेल हो रही होती हैं, और फिर अस्थमा के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। एलर्जी से अस्थमा होता है। तो जो बेसिक चीज़ है हमें पहले पता होना चाहिए एलर्जी के बारे में, हमें वो पता होगा तो हम अस्थमा को डील कर सकते हैं। व्यूअर्स इस बात को ज़रूर नोट करें, डॉक्टर अंकित ने मेंशन किया है एलर्जी इज द मेन सोर्स, ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर अस्थमा, राइट? यस मैम। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या शुरुआती लक्षण, क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में जिससे हम ये कोरिलेट कर सके कि हम शायद अस्थमा की तरफ जा रहे हैं? मैम देखिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि हमें पता चल गया कि किसी को सीजनल वेरिएशन के साथ इशू है, जैसे विंटर्स और समर्स में वो अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस, या उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने लग जाता है, सूखी खांसी जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट में वीजिंग साउंड जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं साई साई की आवाज़, या हम पेशेंट बोलता है कि सीटीओ जैसी आवाज़ आती है। वो सारे जो सिम्टम्स हैं अगर वो पेशेंट बता रहा है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट अस्थमा उसको हो गया है। अस्थमा होगा तो वो क्या बताएगा हमें? वो सबसे पहली चीज़ ये बताएगा कि डॉक्टर साहब, मैं जब भी आता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है मेरी चेस्ट बहुत हैवी है। पेन नहीं है, हैवीनेस है, जैसे कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है। दूसरी चीज़ जब वो बोलता है कि मेरे को ना सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं चेस्ट में से। तीसरी चीज़ वो बताता है जब मैं चलता हूँ या स्टेयर्स पे जाता हूँ तो मेरा सांस फूलना स्टार्ट हो गया है, मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ। जब कहीं मैं बाहर बैठा हूँ एनवायरनमेंट में, कहीं पर भी थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो सब लोग बैठे होते हैं, मुझे अनईजीनेस हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि पेशेंट अस्थमैटिकस हो गया है। डॉक्टर अंकित, आपने बता दिया कि इतने सारे मल्टीपल कॉजेज़ हैं कि हमें अस्थमा कैसे होता है, बट इसके पीछे अगर हम जाएं, यस मैम, लाइक यू सेड, अभी आपने बताया था कि वी आर होल्डिंग द पेट्स, डोमेस्टिक पेट्स रखने के लिए, इसके अलावा आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है अस्थमा के पीछे, बिकॉज पहले इतने केसेस नहीं आते थे, पर आज देखा जाए तो हर घर में एक पेशेंट सफ़र कर रहा है, हर फैमिली मेंबर में से एक मेंबर है जो सफ़र कर रहा है। तो व्हाट आर द रीजंस, लाइक एनवायरमेंटल, जेनेटिक, व्हाट यू से? मैम, दिल्ली एनसीआर में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर सकती हैं, जो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि
पेशेंट प्रिवेंशन भी कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, इनहेलर टेक्निक भी उसकी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो हमें बोलता है कि सर मेरे को अभी भी है ना अनकंफर्टेबल होता हूँ मैं, अभी भी मेरा सांस फूलता है। क्यों? क्योंकि अभी उसको ये नहीं पता कि स्ट्रेस और एक एंजाइटी और ओवर थिंकिंग उसको और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। जब और दिल्ली एनसीआर में स्ट्रेस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लोगों को, दिस इज़ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए और जल्दी जल्दी ठीक भी होना है, तो वो हर चीज़ करते हैं, पैनिक भी हो जाते हैं कि मुझे क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हो गया, वो सारी चीज़ें फिर उसको और ज़्यादा ट्रिगर करना स्टार्ट कर देती है। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए व्यूअर्स, कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस फ्री जो है एक लाइफ जो है लीड कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि कोई भी बीमारी जो है उसका रूट कॉज जो है स्ट्रेस होता है, अगर हम उसको कंट्रोल कर ले तो आई थिंक हम बीमारी पे कंट्रोल तो कर ही लेंगे। सो डॉक्टर अंकित, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि वंस द सिम्टम्स कम, वी नो द कॉजेज, तो ट्रीटमेंट या डायग्नोस की बात करें तो हाउ वी डायग्नोस की ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा? मैम सबसे पहले जो चीज़ है, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है इन सब सिम्टम्स के साथ कि सर मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो हम फिर पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट्स को किन किन चीज़ों के बारे में तो खुद पता है, जैसे नॉलेज होती है कि सर मौसम बदलता है, मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ, डस्ट से अनकंफर्टेबल होता हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं किस खाने से या घर में कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें ट्रिगर कर रही है, जिसमें एनिमल्स भी, पेट भी, पिजन सब आ जाते हैं। उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जिक टेस्ट कराते हैं, जिसमें हमें सब कुछ पता चल जाता है कि किस फूड पार्टिकल से, कौन से एनिमल से और कौन सी एंटीबायोटिक जो हैं जो पेशेंट को ट्रिगर करती हैं। उससे वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो एटलीस्ट उसे आज पता चल गया तो वो प्रिवेंशन करेगा, तो जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे सबसाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे जब हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये मेन चीज़ है। और ट्रीटमेंट का जो पार्ट है मैम, उसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे बेसिक कॉज क्या है कि हम पेशेंट को क्या चाहते हैं कि इनहेलर को अवॉइड किया जाए जितना ज़्यादा है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली भी चीज़ है कि मेरा अगर कहीं पर पब्लिक प्लेस में मेरे को ब्रेथलेस हुआ तो मैं पंप निकाल के कैसे लूँ, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हर कोई फील करता है, मेरे को नहीं लेना, मुझे ऐसा बताइए कि मेरे को इनहेलर की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप सबसे पहले अपने आसपास जो भी पल्मोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाइए, ताकि वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ टैबलेट से कंट्रोल हो जाए, आपको इनहेलर की ज़रूरत ना पड़े। ये मेन चीज़ है। ये एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया डॉक्टर अंकित, बिकॉज मेरे जहन में तो यही घूम रहा था कि आपसे पूछना, क्योंकि पुराने ज़माने में अगर हम हिंदी मूवीज़ की तरफ जाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि बॉलीवुड की मूवीज़ में उसकी माँ या उसका बाप मर गया क्योंकि उसको इनहेलर नहीं मिल पाया। yes, राइट? yes, और आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम इनहेलर के बिना भी रह सकते हैं, मेडिसिन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, टैबलेट्स के साथ। बिल्कुल रह सकते हैं, अगर हम जैसे कहते हैं ना हर किसी को कि फर्स्ट स्टेज पे हम आप पहुंच गए, जैसे ही आपको माइल्ड सिम्टम्स भी अगर आपको लग रहे हैं, आफ्टर नोइंग द फैक्टर्स विच विल ट्रिगर यू, तो आपको सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि सर मुझे ये सिम्टम्स हैं, मैं एलर्जिक हूँ, मैं अस्थमेटिक में तो नहीं, अस्थमा तो मुझे नहीं हो गया। अगर आप सही टाइम पे चले जाएंगे तो आपको इनहेलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और डायरेक्टली कहीं पर भी किसी के कहने पे भी इनहेलर नहीं लेने चाहिए डायरेक्टली, आप जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट मिथ है और मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, बिकॉज लोगों को लगता है कि अस्थमा हुआ और एक केमिस्ट की शॉप पे गए, इनहेलर लिया और अपना लगाया और ठीक है, वी आर ऑलराइट। कुछ टाइम तक शायद वो सही भी रहते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं, विच इज़ अगेन हार्मफुल, राइट? बिकॉज पेशेंट को फिर वो जो बेसिक चीज़ है, पेशेंट को अभी तक पता ही नहीं चला था कि वो किस फैक्टर से ट्रिगर था। तो इनहेलर ने तो सिर्फ और सिर्फ उसको रिलैक्स किया, सिम्टम सबसाइड किए फॉर सम टाइम, उसके बाद वो इनहेलर छोड़ देता है, फिर 6 मंथ्स के बाद फिर ट्रिगर होता है। इसलिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि फैक्टर्स फाइंड आउट करना कि हम किससे ट्रिगर होते हैं। तो आप क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं जनता को कि ये जो इनहेलर्स को हम कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू करते हैं, तो डॉक्टर अंकित सिंस यू आर देयर, क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैम मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपना एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री रखिए, क्योंकि जिन चीज़ों से आप एलर्जिक होना उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इट्स ओनली बी प्रिवेंटेबल एंड कंट्रोलेबल, इट्स नॉट बी क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब ये हो गया कि आप वो हर चीज़ कर रहे हैं जिससे आप ट्रिगर हो रहे हैं, और ये क्योर भी होता है,
ये रिवर्सिबल है, लेकिन ये तब रिवर्सिबल है जब हम अपना एनवायरनमेंट हेल्दी रखें, अपने ऊपर थोड़ा फोकस करें, एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा करें, कि हम डेली एटलीस्ट एक कंसिस्टेंटली रूटीन होना चाहिए कि हम सुबह उठते हैं, हाफ एन आवर अपने लिए देते हैं। कुछ लोगों को बड़ा मिथ होता है कि हम तो सर ऑफिस में जा रहे हैं, सारे दिन हम घूमते फिरते रहते हैं, तो हम तो कर रहे हैं। आप कर नहीं रहे हो, आप स्ट्रेस में काम कर रहे हो, उसको नहीं कहते कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। आपको खुद को एक पर्सनल टाइम देना पर्सनल टाइम आपकी चाहिए, खुद के लिए, आपकी सेहत के लिए व्यूअर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स डॉक्टर अंकित की समटाइम्स द मोर आई हैव रेड अबाउट दिस अस्थमा की सम न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स लाइक विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी अस्थमा होता है, ये कहाँ तक सही है? मैम, जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है ना, वो हमें हर चीज़ के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? अगर हम न्यूट्रिशनली सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और हमारी डाइट अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने खाना तो नहीं खाया, लेकिन हम रोज़ सुबह उठ के कैल्शियम और जिंक और मैग्नीशियम की टैबलेट खा रहे हैं, इसका मतलब हम पहली चीज़ तो अपनी बॉडी को और ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहे हैं मेडिसिन के ऊपर। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे और उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो आपको पता है कि मैंने आज ये चीज़ की, मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, तो उसको अवॉइड करेंगे ना, तो आपको ये न्यूट्रिशन वाली चीज़ों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ओके, आई थिंक आप बारी बारी एक ही चीज़ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मैम बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बेसिकली क्या है कि विद इन सेकेंड मैंने इनहेलर लिया, मैं ठीक हो गया, अब मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट डे वो एक्सरसाइज नहीं करते। डॉक्टर अंकित, अगला सवाल जो आता है कि अस्थमा और सीओपीडी, यस मैम, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे व्यूअर्स को बताएंगे इसके बारे में? मैम, जो सबसे पहली चीज़ ये है कि अस्थमा जो है ना, वो बेसिकली हमारे एलर्जन से होता है। सीओपीडी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। उसमें क्या चीज़ है, जैसे क्रॉनिक स्मोकर है कोई, उसमें पेशेंट को फॉर एग्जांपल किसी को हर 6 मंथ्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वो अस्थमा वाला पेशेंट है। जिसको रोज सांस फूल रहा है ना, वो हमारा सीओपीडी वाले पेशेंट की कैटेगराइज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लंग्स है ना, वो हाइपर इन्फ्लेटेड हो गया है। मतलब जितनी स्टेमिना या क्षमता हम बोल सकते हैं ना, उससे ज़्यादा उसने स्मोकिंग कर ली है, या उसका ऑक्यूपेशन ऐसा था जिसमें वो धीरे धीरे अडेयर हो गया और उसको वो चीज़ें ज़्यादा हो गई है। ओके, सो लास्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर अंकित अबाउट दिस सब्जेक्ट कम्स कि क्या हम अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं? मैम, अस्थमा को कंट्रोल तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योर करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना एफर्ट्स डालना होता है, और एफर्ट्स डालना होता है पेशेंट को, क्योंकि डॉक्टर्स तो मेडिसिन एडवाइस कर देंगे आप ये ले लीजिए, उसके बाद हम चीज़ें बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। आज हमने मान लीजिए किसी को इनहेलर भी एडवाइस कर दिया, विद इन 2 डेज उसको जैसे ही सिम्टम्स सबसाइड होते हैं ना, वो फिर ये सोचने लग जाता है मुझे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों लूँ। इसलिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्योर होता है अगर हम थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करें, हाइजीन प्रोसेस में भी और डाइट से रिलेटेड भी। सो व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर अंकित ने हमें कितनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है अस्थमा एंड एलर्जी के रिलेटेड। उन्होंने आपको 3 गुरु मंत्र वाले शब्द बताए हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। ये गुरु मंत्र अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अस्थमा को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ठीक तरीके से अप्लाई किया जाए तो ये कंट्रोल भी हो सकता है। डॉक्टर अंकित ने आपको ये बताया है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करें, और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समय पे खाइए, संतुलित खाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और स्ट्रेस से दूर रहिए और स्ट्रेस को दूर रखिए। डॉक्टर अंकित ने आपको ये भी बताया है इन केस किसी बीमारी से आप ग्रसित है तो आपको डॉक्टर्स के साथ रेगुलर फॉलोअप्स लेने चाहिए और रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए। डोंट बी योर ओन डॉक्टर, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। सो व्यूअर्स, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे fit with Canvin. Thank you, Dr. Ankit, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.